राजा पृथ्वीराज अपने कैबिन के बाहर बैठकर चाय पी रहे थे। सुबह के 10 बज रहे थे। आज वो काफी देर तक सोते रह गए थे। मैडम साधना के कैबिन से वो रात को ही वापस आ गए थे। रात को उनके और मैडम साधना के बीच में जो कुछ हुआ उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। तभी उनके कैबिन के सामने डॉक्टर राजेश अरोड़ा की कार आके रुकी। साथ में डीआईजी सुरेश भी थे। हमें पता चला कि तुम यहीं रुके हो तो हम यहीं आ गए डायरेक्ट। कार से उतरते हुए आईजी सुरेश ने कहा, क्या हुआ, फिर से कोई दुर्घटना हुई है क्या? पृथ्वीराज ने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा, कल आशीष से मुझे रिपोर्ट मिली। उसने बताया कि शाम को उसका सामना 2 पैरानॉर्मल जीवों से हुआ था। सुरेश ने कहा, पैरानॉर्मल जीव? चौंकते हुए पृथ्वीराज बोले, और फिर आज सुबह मेरी उससे बात हुई थी। ताजा रिपोर्ट के अनुसार उन दोनों की पहचान हो गई है। वो दोनों ट्रोल थे। ट्रोल मतलब? पृथ्वीराज ने सवाल किया। ट्रोल मतलब ईस्ट यूरोपियन पैरानॉर्मल जीव समझ लो। फ्रेंडली नहीं होते, एक तरह से वहां के राक्षस मान लो। डॉक्टर अरोड़ा ने डिस्क्राइब किया। यूरोपियन पैरानॉर्मल जीव यहाँ भारत के पहाड़ी जंगलों में? आश्चर्य जताते हुए पृथ्वीराज ने कहा, हाँ, और इससे तुम्हें कुछ ध्यान आया? ये पहली बार नहीं है कि कोई एग्जॉटिक जीव यहाँ हमारे जंगलों में मिले हों। सुरेश ने कहा, वेयरवुल्फ। तुम्हारा इशारा मेरे आखिटक कबीले के बाहर वेयरवुल्फ से हुई मुठभेड़ की तरफ है ना? पृथ्वीराज ने सुरेश को देखते हुए कहा, एग्जैक्टली। चाय की आखिरी चुस्की लेते हुए सुरेश ने कहा, 23 साल की शांति के बाद अचानक से घटनाएं फिर से अपने आप को रिपीट कर रही हैं। मुझे किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। डॉक्टर अरोड़ा ने पृथ्वीराज की ओर देखते हुए कहा, यह सब घटनाएं पिछले 5-6 महीनों से हो रही हैं, और इन पिछले 5-6 महीनों में क्या नया हुआ है? डॉक्टर अरोड़ा ने आगे कहा, चर्च ऑफ न्यू लाइट और उनके श्राइन पर बना कैथीड्रल। सुरेश ने डॉक्टर अरोड़ा की बात को पूरा किया। मतलब तुम दोनों को भी उस कैथीड्रल के रोल पर संदेह है? पृथ्वीराज ने उन दोनों से कहा, बिल्कुल, और मैंने पैरानॉर्मल विभाग में डायरेक्टर हमारे अच्छे मित्र अभय से बात की है। पॉलिटिकली उनकी पोजीशन स्ट्रांग है, लेकिन अगर हम उनको सस्पिशियस एक्टिविटी में पकड़ सकें तो आगे काम आसानी से हो सकता है। सुरेश ने कहा, तो फिर आगे का क्या प्लान है? पृथ्वीराज ने पूछा। मैंने आशीष से इस बारे में बात की है। वो 3-4 दिनों में हाई क्वालिटी ड्रोन की व्यवस्था कर देगा। शायद हमारे हाथ कैथीड्रल के खिलाफ कोई सबूत लग ही जाए। उठते हुए सुरेश ने कहा, और फिर थोड़ी देर बाद सुरेश और डॉक्टर अरोड़ा वापस चले गए। राजा पृथ्वीराज भी थोड़ी देर अपने कैबिन में रुके, फिर वो भी गाड़ी में बैठकर कहीं चले गए। वहीं दूसरी तरफ इंद्रजीत ने दरवाजा नॉक करके उसे खोल दिया। अंदर सोफिया अस्त व्यस्त हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, नाइटी के ऊपर के बटन खुले हुए थे, जिससे नाइटी एक तरफ सरक के उसके खुले उरोजों से अटक गई थी। गुड मॉर्निंग, इंद्रजीत ने ग्रीट किया। कहाँ चले गए थे तुम? रात को मालूम है दरवाजा लॉक हो गया था। मैं तो घबराई गई थी। सोफिया ने अपने आधे खुले उरोजों को सही करते हुए शिकायत दर्ज की। दरवाजा लॉक हो गया था, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये दरवाजा तो सिर्फ बाहर से लॉक हो सकता है, अंदर से तो ये नॉब क्लिक करते ही अनलॉक हो जाता है। इंद्रजीत ने दरवाजे को लॉक और अनलॉक करके दिखाते हुए सोफिया से कहा। सोफिया हैरानी से उसे ऐसा करते देख रही थी। फिर वो बोली, लेकिन मैंने कल रात जब दरवाजा खोलने की कोशिश की तो ये नहीं खुल रहा था। अरे कोई बात नहीं, नींद में रही होगी तुम, तो लॉक का ध्यान नहीं रख पाई होगी। इंद्रजीत ने उसे दिलासा देते हुए कहा। अभी कैसा लग रहा है? इंद्रजीत ने सोफिया से पूछा। काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ, थोड़ी भूख भी लगी है, सोफिया ने कहा। वेल, ये तो अच्छी बात है। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम अपनी डील फाइनल करते हैं। मुस्कुराते हुए इंद्रजीत ने कहा। ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ। सोफिया ने बिस्तर से उठते हुए कहा। चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कुटिल अंदाज में मुस्कुराते हुए इंद्रजीत ने दरवाजा लॉक करते हुए कहा। इंद्रजीत को इस तरह अपनी तरफ बढ़ता देख सोफिया के चेहरे पर भी एक कामुक मुस्कान आ गई।
सोफिया बाथरूम में चली गई और इंद्रजीत अपने कपड़े उतारने लगा और फिर वो भी बाथटब में घुस गया। सोफिया अपनी नाइटी उतार ही रही थी कि इंद्रजीत को निर्वस्त्र देखकर वो हौले से मुस्कुराई। नाइटी के आगे के सारे बटन को खोलकर उसने उन्हें कंधे पर अटका रखा था। फिर वो शावर ऑन करके पानी का टेम्परेचर सेट करने लगी। पानी की फुहार उसके शरीर पर पड़ी और उसकी नाइटी भीगकर उसके शरीर के उभारों पर कसने लगी। उसने शावर जेल लिया और अपने शरीर पर मलने लगी। पानी की धार से बाएं कंधे से नाइटी नीचे सरक गई और सोफिया का आधा शरीर खुल गया। अब इंद्रजीत भी काम वर्षा में भीगने के लिए आगे बढ़ गया। उसने लपक कर सोफिया का शरीर थाम लिया। अगले ही पल सोफिया के शरीर से भीगी नाइटी उसने सांप की कैंचुली की तरह उतार कर एक तरफ फेंक दी। सोफिया ने ढेर सारा शावर जेल दोनों के बीच में डाला और अपने शरीर से इंद्रजीत का शरीर रगड़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पानी के भीतर मछलियां एक दूसरे से कबड्डी खेल रही हों। फिर जल्दी से इंद्रजीत सोफिया के पीछे आया और पीछे से ही उसके गले पर चुंबन लेने लगा। उसके हाथ सोफिया के शरीर के ऊपरी हिस्सों पर चल रहे थे। सोफिया का एक हाथ इंद्रजीत के सिर पर था तो दूसरा हाथ उसकी खुद की जांघों के बीच शावर जेल में लिपटा ऐसे हरकतें कर रहा था मानो समुद्र की लहरों में एक छोटी नाव आगे पीछे होते हुए बढ़ रही हो। अब इंद्रजीत ने सोफिया को घुमाकर अपनी गोद में ले लिया और उसको वॉश बेसिन पर टिका दिया। फिर उसने सोफिया के होठों को अपने होठों की कैद में ले लिया। सोफिया भी आंखें बंद करे इंद्रजीत की पीठ को नाखूनों से नोच रही थी। इंद्रजीत ने अपने शरीर को धक्का दिया और सोफिया के मुंह से आह निकल पड़ी। गर्म पानी की भाप से पूरा बाथरूम भरने लगा था। धीरे धीरे उन दोनों के सिर्फ साए ही उस धुंध में नजर आ रहे थे। शावर की चलने की आवाज के बीच उन दोनों की कामुक आहें जैसे काम क्रीड़ा की संगीत में लहरी बना रही हो। कुछ ही देर में शावर बंद हो गया। बाथरूम का दरवाजा खुला और भाप के झोंके के साथ इंद्रजीत सोफिया के भीगे शरीर को गोदी में उठाए बाहर निकला। सोफिया अधमुंदी आंखों से इंद्रजीत को निहार रही थी। इंद्रजीत के चर्च ऑफ न्यू लाइट ज्वाइन करने की शायद ये आखिरी फॉर्मेलिटी थी जो उसने पूरी कर दी थी। इधर हवेली पर भी सुबह देर से ही हुई थी। अवंतिका का बुखार अब काफी कम हो चुका था। उसके फ्रेंड कल की ट्रिप से देर रात वापस आए थे, इसलिए देर रात सोए थे और सुबह देर रात तक सोते ही रहे। फ्रेश होकर वो सभी पीछे किचन गार्डन में धूप में बैठे बातें कर रहे थे। तो कल की एडवेंचर ट्रिप कैसी रही? अवंतिका ने उनसे पूछा। अरे मत पूछो, बहुत मजा आया। सच पूछो तो हम ऐसी ट्रिप मन में सोचकर आए थे। अनुज ने कहा। हाँ यार, कल की ट्रिप बहुत ही बेहतरीन थी। रियल नेचर के इतने करीब जाने का मौका मिला, एकदम से आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। ऋतु ने कहा। तो फिर आज का क्या प्रोग्राम है? अवंतिका ने उनसे पूछा। यार कल की ट्रिप से थोड़ा थक गए हैं, पहाड़ी ट्रिप करने की हिम्मत नहीं बची है। तो आज हमने सोचा कि तुम्हारी बहनों के साथ तुम्हारे ननिहाल वाले बाजार व कबीले में घुमाते हैं। फिर कल कोई प्लान बनाएंगे। राज ने सबकी तरफ से उन सबका प्लान बताया। अच्छा प्लान है। मैं तो शायद आज नहीं आ पाऊँ, लेकिन कल तक मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी, तो कल तुम लोगों के साथ चल लूंगी। और माया, तुम भी जा रही हो इनके साथ आज? अवंतिका ने पूछा। नहीं, मुझे हवेली पर काफी समय हो गया है। सोच रही थी आज थोड़ा सा अपने कुछ जान पहचान वालों से मिलाऊं। कल जब सब चलेंगे तो जरूर मैं भी चलूंगी। मैंने तो कल के लिए सही जगह भी सोच रखी है। माया ने कहा। अच्छा, कैसी जगह है? मतलब क्या है वहां पर? अंजलि ने पूछा। यहाँ से थोड़ी दूर वीरान पहाड़ियों पर सल्फर के सोते हैं। बहुत बढ़िया जगह है, मजा का मजा और शरीर के लिए दवा का भी काम करते हैं वो सोते। माया ने उन्हें बताया। ग्रेट, तो फिर कल का डन रहा। कल हम वहीं चलेंगे। राज ने प्लान पर मोहर लगाई। तब तक नाश्ता लग चुका था। वो सभी नाश्ता करने मेज की तरफ बढ़े। बल्ले ने माया की ओर देखा। माया ने आंखों से उसे सब कुछ ठीक है का इशारा सा किया। फिर वो सभी नाश्ता करने में जुट गए।